जब भी मैं किसी मामले में या प्रथम तौर पे सबसे पहले मैं जब किसी से बात करता हूँ या किसी भी हस्बैंड से बात करता हूँ और या किसी वाइफ से मैं बात करता हूँ जो कि नए केसेस फाइल करने जा रहे हैं, तो उनका सबसे पहले जो एक सामान्यता तौर पे जो मैंने देखा और जो मैंने महसूस किया है, उसमें अगर जो किसी प्रकार से कोई भी एलिगेशन लगाता है, चाहे वाइफ हो चाहे हस्बैंड हो, तो उसमें पहले दूसरा पक्ष उसका ये कहेगा जो उसने एलिगेशन लगाया है उस एलिगेशन के लिए ऐसा बिल्कुल भी नहीं, इसका मेरे पास सबूत है और मैं इसको कोर्ट में प्रूफ कर सकता हूँ और ये मैं प्रूफ करूँगा। तो इस तरीके से अगर जो कोई वाइफ है, अगर जो उसने हस्बैंड ने कोई एलिगेशन लगाया कि सच एंड सच तरीके से जो हमारी जो वाइफ है क्रूरल्टी करती थी, तो वाइफ का भी ये वर्जन सामने निकल के आता है कि इस तरीके से कुछ भी नहीं, मेरे पास इसकी फोटोग्राफ है, मेरे पास इसकी रिकॉर्डिंग है, वीडियो रिकॉर्डिंग है, आप चाहिए तो मैं इसके सबूत बिल्कुल पेश करूंगी और ये मैं कोर्ट में प्रूफ कर सकती हूँ। आज का वीडियो इसी पर हम डिस्कस करेंगे, क्या ये जो एडवांस में जो सबूत पेश किए जाते हैं और ये सबूत पेश करने का मौका हस्बैंड एंड वाइफ जो इतने उत्साहित रहते हैं उनको मौका कब मिलेगा, किस प्रकार वो अपने केस में और कब अपना एविडेंस फाइल कर सकते हैं। नमस्कार, वेलकम बैक। मैं हूं ब्रजनंदन, एडवोकेट एंड लीगल कंसल्टेंट। स्वागत है आपका एक बार और आपके अपने इस चैनल पे नए हैं तो उसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और कमेंट में जय हिंद अवश्य लिखें। जैसा कि मैंने पहले बताया कि हस्बैंड एंड वाइफ दोनों में से किसी भी पक्ष में कोई भी जब पहले विवाद को लेकर कोई अगर जो डिस्प्यूट अराइज होता है उसको अगर जो माननीय न्यायालय के समक्ष जो पिटीशन पेश करते हैं और या फिर पहले किसी ने और ने पेश किया हो, अगर जो उसका कोई वर्जन या कोई एलिगेशन है तो ये रिप्लाई आता है कि इसने जो रिप्लाई या जो कथन किया है, जो उसने एलिगेशन लगाया वो बिल्कुल गलत है, इसका मेरे पास प्रूफ है, इसका मेरे पास सबूत है और ये मैं कोर्ट में प्रूफ कर दूंगा और ये मैं कोर्ट में प्रूफ करूंगा, कोर्ट मेरी बात अवश्य मानेगी। अरे भाई, सबसे पहले ये है कि जो वाइफ ने आपके खिलाफ अगर जो फॉर एग्जाम्पल हम पहले कंसिडर कर लें सेक्शन 144 BNS का, यानी कि मेंटेनेंस के लिए आपके ऊपर आपकी वाइफ ने जो केस किया है, तो आपने अपना ऑब्जेक्शन तो फाइल कर दिया अपने सच एंड सच तरीके से। उसने ऑब्जेक्शन में केवल इतना लिखा कि आपकी जो पत्नी ने जो एलिगेशन लगाए वो सही हैं या गलत हैं और उसके क्या क्या कारण हैं, या कोई आपका कथन है या कोई अतिरिक्त कथन आपको कुछ कहना चाहते हैं तो वो आपको कह सकते हैं। और ये ऑब्जेक्शन और ये जो आप अपना कथन जो भी फाइल करेंगे, ये भी फाइल करने में सामान्यतः तौर पे 1 से 1.5 साल का समय लग जाता है, जो जनरली तौर पे ये मिनिमम बता रहा हूँ। मैक्सिमम कितना वो लगेगा उसकी कोई लिमिट नहीं है, ये आप ध्यान रखिए। मैं अभी केवल बात कर रहा हूँ सेक्शन 144 मेंटेनेंस के लिए जो वाइफ के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है उसकी रियलिटी में स्थिति क्या है, क्या परिदृश्य सामने निकल के आते हैं कि जो लोग कहते हैं कि मेरे पास इसका एविडेंस है, मैं इसको प्रूफ कर सकता हूँ और ये मैं प्रूफ करूँगा। तो 1-1.5 साल तो आपके निकल गए, आप अपना प्रूफ रखे रहिए और ये प्रूफ होने के बाद जब उसका एविडेंस शुरू होगा, एविडेंस में आपके काउंसिल ने उससे जिरह की जो जिरह उसका जो प्रूफ करना चाहते हैं तो वो केवल इतना ही है कि वाइफ कहती है कि हम कोई काम नहीं कर रहे हैं, हमारे पास कोई भी जीवन यापन करने का कोई भी संसाधन नहीं है, इसलिए इस बिंदु के आधार पर मुझे अपनी पत्नी से सच एंड सच अमाउंट जो कि है वो मुझे पति से दिलाया जाए। अब आपकी तरफ से जो आपके काउंसिल जो जिरह करेंगे वो केवल जिरह प्रूफ करने का केवल इतना ही ऑब्जेक्ट है, वो केवल इतना ही प्रूफ कर सकते हैं या इस बिंदु पे वो जिरह करते हैं कि जो पत्नी है वो कहीं काम कर रही है या उसके अतिरिक्त भी जो उसने कहा है अपने वाद में कि मेरे पास कोई भी संसाधन नहीं है जिससे मैं अपनी जीवन यापन कर सकूँ, तो हमें ये प्रूफ करना होता है हस्बैंड के तौर पर कि जो आपके पास जो संसाधन है वो बिल्कुल पर्याप्त संसाधन है जिसके ग्राउंड पे आप अपना जीवन यापन कर सकते हैं और हस्बैंड से मेंटेनेंस की आवश्यकता नहीं है। और इसमें हम अपने जो हस्बैंड की तरफ से जो अपने जो एविडेंस जो सबूत अपने आप लेकर रखे हैं वो हम अभी भी यहाँ पे नहीं फाइल कर सकते हैं। और जिरह पूरी होते हुए जब आपकी पत्नी के द्वारा जब ये मुकदमा प्रस्तुत किया गया है, वहाँ से लेकर जब तक जिरह पूरी होती है पत्नी की, उसने अगर जो अतिरिक्त कोई साक्ष्य नहीं दिया है और अतिरिक्त साक्ष्य इंक्लूड भी कर दे तब भी 2-2.5 साल आराम से बीत जाते हैं, कहीं कोई गुंजाइश नहीं है। ये मैं मिनिमम जो टाइम पीरियड बता रहा हूँ केवल मिनिमम है। मैक्सिमम कितना हो जाएगा, कभी जज साहब वेकेशन पे चले गए या वो अपनी लीव पे चले गए, कभी बाबू लीव पे है या कोई अन्य उसका पेशकार है वो लीव पे है, कभी उनके काउंसिल बीमार हो गए या और कोई कारण रहा, ये कारण को मैं इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ। ये सारे कारण मैं अगर जो इंक्लूड कर लूँ, ये सारे लीव और अपने सारी बीमारी को मिला के अगर जो मैं कंक्लूड करने बैठूँ तो 3-4 साल आराम से बीत जाते हैं केवल एक पार्टी की जिरह पूरी करने होने में। और आप ये सोचते हैं कि जो मैंने
सबूत जो अपने संभाल के रखे उसको मैं कोर्ट में पेश करूंगा। हाँ, कोर्ट में मौका मिलेगा आपको पेश करने के लिए, लेकिन जब सही समय आएगा तब। सारी एविडेंस और सारी जीरा जो पत्नी की तरफ से जब पूरी हो जाती है तो उसके बाद आपके पास हस्बैंड का मौका मिलता है, आप अपनी एविडेंस फाइल करिए। एविडेंस के तौर पर जब आप अपनी एविडेंस फाइल करेंगे तो उनके काउंसिल आपसे जिरह करेंगे, क्रॉस क्वेश्चन करेंगे, किस प्रकार आपके द्वारा जो भी ये सबूत लाए गए हैं, किस तरीके से लाए गए हैं, क्यों लाए गए हैं। अब जब तक आपका एविडेंस आएगा तब तक आपके 4 साल के आसपास लगभग बीत चुके होंगे। और इसके उपरांत अब कितना समय आपके बचता है, क्योंकि आपके जो एविडेंस संभाल के रखे हैं उसको कोर्ट को बताने के लिए आपको 3-4 साल बीत गए हैं। और आगे की प्रोसीडिंग आप कब तक फेस करेंगे। सेक्शन 125 आपका डिस्पोजल हो गया, उस पर आपने जजमेंट दे दिया। जजमेंट इस आधार पे दे दिया, वाइफ का अगर जो एलिगेशन है कि मुझे इतने अमाउंट, ये अमाउंट चाहिए, आपने ये कह दिया कि इतना अमाउंट नहीं दे सकते हैं, इसलिए पहले से एम्प्लॉयड है, कहीं और काम कर रही है। कोर्ट ये कहती है वो कहीं भी एम्प्लॉयड नहीं हो या हो भी, लेकिन आपकी पत्नी तो है ना, पत्नी है, इसलिए आपकी जिम्मेदारी बनती है आप उसको मेंटेन करें। किस प्रकार से मेंटेन करेंगे, कैसे मेंटेन करेंगे, ये आपके ऊपर जिम्मेदारी बनती है। फॉर नेक्स्ट एग्जांपल मैं बात कर लूँ 498 पे जैसा कि मैंने पहले बताया कि इसमें भी आपने अगर जो एविडेंस कलेक्ट करके रखे हैं, जैसा कि पत्नी ने कहा कि मुझे सच एंड सच डेट को मारा पीटा है, पता चला कि उस दिन जिस दिन की वो घटना दिखा रही है मारपीट के, उस दिन आप दोनों साथ साथ किसी पार्टी में घूमने गए हों। या पत्नी का जो अगला एलिगेशन है कि जो हस्बैंड है या उसके घर वालों ने मेरे साथ दहेज की मांग किया, या सच एंड सच रुपए अपने फादर से लेकर आओ तब हम आगे का आपको रखेंगे या नहीं रखेंगे। तो पता चला बाद में इन्वेस्टिगेशन में या जिरह में निकल के आता है कि जिस दिन वो अपनी दहेज की मांग की जो घटना वाली बात बता रही हैं, उस दिन पता चला कि हस्बैंड ने ही कुछ हैवी अमाउंट ही वाइफ के खाते में ट्रांसफ़र किया गया हो। तो यहाँ से दहेज की बात कहाँ से प्रूफ हो पाती है। तो ये सारी एविडेंस, ये सारे आपके पास जो अवेलेबल हैं, जो आप कहते हैं कि ये सारे सबूत मेरे पास अवेलेबल हैं, ये आपको पेश करने का मौका भी मिलेगा। कम से कम अमूमन FIR दर्ज होने के बाद भी 1.5 से 2 साल लग जाते हैं FIR की चार्जशीट आने में, और चार्जशीट आने के उपरांत जब तक कोर्ट संज्ञान लेती है 5-6 महीने इसमें बीत जाते हैं। या मैं कम से कम बता रहा हूँ, मैक्सिमम कितने जाएंगे तो उसका कोई तो उम्मीद ही नहीं है। फिर भी ये सोचते हैं कि जो मेरे पास एविडेंस, जो मेरे पास सबूत रखे हुए हैं, उनको हम किस प्रकार कोर्ट में पेश करेंगे। पेश करने का आपको मौका मिलेगा, उसके बाद प्रोसिक्यूशन साइड की एविडेंस होगी, प्रोसिक्यूशन साइड की एविडेंस होने में आपके 2-3 साल बीत जाएंगे। उसके बाद अंतर्गत CRPC में 313 का बयान होगा। 313 के बयान के उपरांत में फिर आपको मौका मिलेगा, आप अपनी डिफेंस में, अपने बचाव में क्या सबूत पेश करना चाहते हैं, क्या गवाही देना चाहते हैं, क्या एविडेंस के तौर पर आप अपना फाइल करना चाहते हैं। 5-6 साल बीतने के बाद भी तब आपके जो सबूत आपने जो संभाल के और जो आपने उनको केयर करके रखा, तो तब आपको प्रस्तुत करने का मौका मिलेगा। आपके जो आधार और जो ग्राउंड हैं उनके आधार पे आपने जो भी प्रस्तुत किया, कोर्ट ने आपकी बात को कंसीडर करते हुए आपके सारे सबूत जो भी एविडेंस थे उनको एंटरटेन किया और आप केस में बरी भी हो गए। तो अल्टीमेटली आपको रिजल्ट क्या मिला, 5-6-7 साल आपने कोर्ट में चक्कर लगाए, काउंसिल को फीस अदा किया, बाकी सारे एक्सपेंसेस आपने बियर किया, और जिस दिन आप कोर्ट में आए होंगे उस दिन आपका जो भी कारोबार रहा होगा, जो भी आप काम करते होंगे, वो काम आपका प्रभावित रहा होगा उस दिन। जैसा कि मैंने पहले एक बताया कि जैसे कि 498 जो कि अब 85 BNS हो गया, इस तरीके के मामले में अगर जो FIR दर्ज होने के बाद चार्जशीट फाइल होती है, एविडेंस होती है, और एविडेंस में ज़्यादा तौर पे जो एविडेंस आपने कलेक्ट की होगी वो तो आपको बाद में मौका मिलेगा। सबसे पहले प्रोसिक्यूशन की एविडेंस होगी। अब प्रोसिक्यूशन की एविडेंस में सबसे पहले जो गवाही होगी उसमें पुलिस ऑफिसर या पुलिस के लोग वो होंगे, और पुलिस वाले कि जितने भी सम्मान या जितने भी एविडेंस के तौर पे उनको बुलाया जाता है वो एक बार में बिल्कुल भी नहीं आते, क्योंकि लॉ की उनको जानकारी होती, सब कुछ जानते हैं कि कोर्ट अब आगे क्या करेगी। जब तक कि कोई स्ट्रिक्ट या फोर्सिव एक्शन नहीं लिया जाता है कि BW NBW जब उनके विरुद्ध जारी होता है तब वो एविडेंस देने आते हैं। और ये सब कार्यवाही होने में, क्योंकि एक पुलिस ऑफिसर को समन करके उसको एविडेंस कराना, उसे जिरह कराना, कम से कम 1.5 साल का समय अवश्य लग जाता है। तो सबसे पहले मैं जो आपको ये बताना चाहूँगा, जो मेन ऑब्जेक्ट हमारा ये है कि आपको फोकस किस पे करना है। आप जो फोकस करते हैं अपने सबूत पे, अपने एविडेंस पे, उस पे फोकस ना करके आपको फोकस करना चाहिए कि जो आपके केसेस, जो आपके डिस्प्यूट हैं, जो पत्नी ने पेश किए हैं या फाइल किए हैं आपके विरुद्ध, उनका डिस्पोजल कैसे हो, कैसे उनका निपटारा हो सके, कैसे ही आपके मामले जो है वो सॉल्व आउट हो सके। सेटलमेंट तो होता ही है, मैट्रिमोनियल केसेस या फैमिली केसेस में जितने भी होते हैं उनमें सेटलमेंट तो होता ही होता है, लेकिन डिपेंड ये करता है कि ये सेटलमेंट कब होता है, किस प्रकार से होता है। और इसके साथ में मैंने ये भी देता है कि जो उत्सुकता रहती है, जो नए नए जो मामले सामने निकल के आते हैं, कल अगर जो पत्नी मायके भाग के गई हुई है तो यहाँ कहते हैं आज उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिए, आज सेक्शन 9 फाइल कर दीजिए, डिवोर्स कर दिए, अगले दिन वो डिवोर्स मिल जाएगा, 3 हफ्ते में या हमारा डिस्पोजल हो जाएगा, हम अपने घर चले जाएंगे, वो अपने घर चले जाएंगे।
ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। अगर जो कहीं से आपको अगर जो ऐसी जानकारी है कि ऐसे तथ्य या ऐसी प्रोसीडिंग कोर्ट की चलती है, तो आपके पास गलत जानकारी है। सही जानकारी जब आपको लगेंगे, जब 3-4 साल आप अगर जो कोर्ट में इन्वेस्ट कर लेंगे या उनको आप सही तरीके से आप देख लेंगे कोर्ट प्रोसीडिंग किस तरीके से चलती है, क्या रियलिटी अराइज होती है जो हमारी क्रिमिनल प्रोसीडिंग में, चाहे वो सिविल प्रोसीडिंग हो सेक्शन 13 में, उनमें क्या क्या स्टेप अडॉप्ट किए जाते हैं। ये तथ्य, ये सारे फैक्ट जब आप सामने आएंगे तब पता चलता है। घर में बैठ के, कमरे में बैठ के कोई गलत सलाह दे दे या गलत आधार पे आपने अगर जो अपने मुकदमे फाइल कर रहे हैं, तो ये आपकी सबसे बड़ी गलती है। और ये गलती आप जिस दिन सुधार लेंगे, आपके मामले में सेटलमेंट जल्दी से हो जाएगा। फिर आप अपने जो आपका ऑब्जेक्ट है वो फुलफिल हो जाएगा। आज का वीडियो यहीं तक है, इतना ही है। मिलते हैं किसी और एक वीडियो में एक नए विषय पर चर्चा करने के लिए। और अगर जो आपकी कोई निजी जानकारी में आप हमसे अगर जो सलाह चाहते हैं, अपने किसी बिंदु पे अपना कोई पॉइंट हमसे आप अगर सॉर्ट आउट करना चाहते हैं, संपर्क करने का माध्यम हमारा स्क्रीन पे है। आप फॉलो करके आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। अपने किसी भी निजी विषय पे आप हमसे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आज का वीडियो यहीं तक है, इतना ही है। मिलते हैं किसी और एक वीडियो में एक नए विषय पर चर्चा करने के लिए। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। और हाँ, वीडियो अंत तक देखने के लिए प्रेम पूर्वक धन्यवाद। जय हिंद।